शिवेश और प्रीतम दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान थे कि आखिर वैदेही उनके बारे में सच्चाई कैसे जानती थी। वहां त्रिशा भी मौजूद थी। उसे भी इस बारे में कोई खबर नहीं थी कि वैदेही प्रीतम की सच्चाई जानती है। साथ ही वो शिवेश के बारे में भी जानती है कि शिवेश ने उससे प्रीतम के बारे में छुपाया था। अभी तक वो लोग ये अंदाजा लगा पा रहे थे कि वैदेही इतना ही सब जानती है, लेकिन शिवेश के मन में इस बात का भी डर था कि वैदेही इसके अलावा भी क्या क्या जानती है, क्या क्या उसके मन में चल रहा है। शिवेश, त्रिशा, प्रीतम और वैदेही चारों एक जगह पर थे। त्रिशा को वैदेही देख नहीं सकती थी, ना ही सुन सकती थी। उसके लिए वहां पर प्रीतम और शिवांश, उसका बड़ा भाई, ही मौजूद थे। शिवेश वैदेही को एकटक देखे जा रहा था। वो वैदेही से उम्मीद कर रहा था कि वैदेही उसे सब सच सच बताएगी। वैदेही भी अब जान गई थी कि कैसे भी करके वो दोनों सब जानकर ही रहेंगे। उन दोनों को उसे सच बताना ही होगा कि उसे उनकी सच्चाई कैसे पता चली। तब वैदेही शिवेश को देखकर मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, बड़े भाई आप बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि आपने जो किया वो गलत है? आपको जैसे ही ये पता चला था कि रुद्राक्ष प्रीतम है तो आपको मुझे बताना चाहिए था। शिवेश ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, मेरी गलती है और मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, क्योंकि तुमने मुझे हमेशा से हर बात बताई, मुझ पर यकीन किया और मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि रुद्राक्ष ही प्रीतम है। अब बताओ मेरी क्या सजा है? शिवेश ने अपनी गलती बहुत ही आसानी से स्वीकार कर ली थी। वैदेही ने जैसे ही सुना कि शिवेश उससे कह रहा है कि अब बताओ मेरी क्या सजा है, वो एकदम से घबरा सी गई। अपने बड़े भाई को वो क्या सजा दे सकती थी? वैदेही ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, मैं आपको कैसे कोई सजा दे सकती हूँ भाई? आपने जो किया वो मैं नहीं जानती कि सही है या गलत, लेकिन मुझे बहुत चोट पहुंची, मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। तब शिवेश ने वैदेही का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे अच्छे के लिए किया। प्रीतम ने मुझसे कहा कि वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, वो आम इंसान नहीं है, और अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता तो वो तुम्हारे आसपास भी नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि प्रीतम को मैंने महलाने से भी मना कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो तुम्हारे आसपास रहे और तुम्हें तकलीफ पहुंचे। वैदेही बिल्कुल खामोश थी, वो शिवेश की बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। तब प्रीतम ने वैदेही से कहा, ठीक है, हम गलत हैं, तुम्हारा बड़ा भाई भी गलत है, मैं भी गलत हूँ, लेकिन हमें अब पहले ये बताओ कि तुम ये सब कैसे जानती हो? ये बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब मैंने तुम्हें अपना सच बताया था, मैंने तुम्हें ये बताया था कि मैं एक आम इंसान नहीं हूँ, मैं समय का दूत हूँ। उस वक्त तुम्हें मैं पूरी तरह से गलत लगा था और आज मुझे तुम गलत लग रही हो। तो बेहतर होगा कि पहले तुम तुम्हारा सच बताओ। तुम बताओ कि तुम क्या जानती हो, कितना जानती हो और कैसे जानती हो। प्रीतम की बात सुनकर वैदेही बहुत ज्यादा हैरान थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से प्रीतम को देख रही थी। तब शिवेश ने वैदेही के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखो प्रीतम बात तो सही कह रहा है, अब वक्त आ गया है, तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता। अपने बाल में लगे हुए मोर पंख को वैदेही हाथ में लेते हुए शिवेश की तरफ बढ़कर कहती है, यही है जो मुझे हर बात से अवगत करा रहा है, ये मुझे बता देता है। मैंने इससे प्रीतम के बारे में पूछा था और इसने मुझे बताया कि प्रीतम मेरे पास ही है। इसने मुझे बताया कि प्रीतम कल रात ही महल आ गया था और रुद्राक्ष ही प्रीतम है। ये मोरपंख कभी भी कुछ गलत नहीं कहता भाई, इसने अभी तक मुझे जो कुछ भी बताया है सब सच साबित हुआ है। शिवेश, प्रीतम दोनों ही हैरानी से उस मोरपंख को देख रहे थे। दोनों ने एक साथ उस पंख को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी वो पंख तुरंत वहां से उड़ गया। शिवेश जानता था कि वो पंख हाथ में आने वाला नहीं है। प्रीतम भी ये बात बहुत अच्छे से जानता था। वैदेही के चेहरे पर उस पंख को देखकर मुस्कुराहट आ गई। तब शिवेश ने हैरानी से पंख को देखते हुए वैदेही से पूछा, क्या ये बोलता है? इसने तुम्हें कैसे सब कुछ बताया? तब वैदेही ने मुस्कुराते हुए उस पंख की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए उसे अपने पास बुलाया और फिर उसको फिर से अपने बालों में लगाकर कहा, ये बोलता नहीं है, ये लिखता है, ये अपनी सारी बातें लिखकर बताता है। इतना कहने के बाद वैदेही ने एक लंबी सांस लेकर छोड़ते हुए कहा, लेकिन ये बहुत ही आलसी है, इसको बार बार जगाकर पूछना पड़ता है। इससे जो पूछो, जितना पूछो उतना ही बताता है। ये मेरे लिए बहुत कीमती है। पिताजी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरह की चीज मेरे लिए छोड़ कर गए। अगर ये मोरपंख मेरे पास नहीं होता तो मैं कभी भी प्रीतम के बारे में नहीं जान पाती। ये बात वैदेही ने प्रीतम को देखते हुए कही थी। शिवेश ट्राई करना चाहता था, इसलिए वो मोरपंख को देखकर कहता है, तुम और क्या क्या कर सकते हो? क्या तुम मुझे समीक्षा की सच्चाई बता पाओगे? वो क्या करने जा रही है और क्या करना चाहती है? कोई भी मूवमेंट नहीं होती। शिवेश ने फिर से एक बार अपनी बात दोहराते हुए कहा, क्या तुम मुझे समीक्षा की सच्चाई बता पाओगे? वो मोरपंख वैदेही के बालों में ही बहुत अच्छे से लगा हुआ था। उसने अभी भी कोई मूवमेंट नहीं की, जैसे सो गया हो। तब शिवेश ने इशारे से वैदेही से समीक्षा के बारे में पूछने के लिए कहा। तब वैदेही ने धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता बड़े भाई कि ये आज कुछ भी बताएगा। मैंने आपको बताया ना, ये बहुत आलसी है। इसने प्रीतम के बारे में जब मुझे बताया तब वहाँ पर लिखा भी था कि अगली बार तुम्हें मुझसे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, जब मेरा मन करेगा तभी मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। शिवेश उस मोरपंख के जैसे दिखने वाले पंख को बहुत ज्यादा हैरानी से देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई चीज जो दिखती एक वस्तु की तरह है लेकिन वो मूवमेंट कर रही है, बातें कर सकती है और लोगों की सच्चाई भी बता सकती है। शिवेश ने देखा था कि उस ग्रह ने कितना कुछ शिवेश को बताया। वहीं मोरपंख ने वैदेही की मदद करी। अब शिवेश का ध्यान चांदी के जग पर था। शिवेश के मन में आया कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ चांदी के जग में भी होगा जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये शिवेश ने मन में सोचा था और प्रीतम शिवेश के मन की बात भी समझ गया था। तब उसने तेज आवाज में कहा, फिलहाल उस चांदी के जग के बारे में सोचने से ज्यादा जरूरी और भी बहुत सी चीजें हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें उन सब पर ध्यान देना चाहिए। प्रीतम की बात सुनकर शिवेश ने एक नजर उसे देखा और फिर वैदेही से कहा, आज जो कुछ भी हुआ या तुम्हारे साथ मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही था, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। ये सुनते ही वैदेही एकदम से ही पिघल गई। वो प्रीतम को देखकर शिवेश से कहती है, बड़े भाई गलती अगर किसी की है तो इसकी है।
इस तरह प्रीतम को हमारे बीच में से नहीं जाना चाहिए। कौन भला कांच के टुकड़े में गुस्से में चला जाता है। प्रीतम उस वक्त कुछ नहीं कहता, चुपचाप अपनी नजरें झुकाए खड़ा रहता है। तब वैदेही प्रीतम की आंखों में आंखें डालकर शिवेश से कहती है, बड़े भाई आप इससे पूछ लीजिए ये क्या चाहता है। अगर इसे मेरे साथ नहीं रहना तो इसे इस महल से कहीं दूर भेज दीजिए। जो होगा जैसा होगा मैं देख लूंगी, कैसे भी करके मैं अपने आप को संभाल ही लूंगी। वैदेही की बात ने प्रीतम को जोरदार झटका दिया था। प्रीतम को वैदेही की ये बात तीर के समान चुभी। प्रीतम का मन कर रहा था कि वो वैदेही के दोनों हाथों को वहां मौजूद एक पेड़ से बांधे और पूरा वक्त उससे बातें करता रहे, उसे एहसास दिलाए कि वो उससे कितना प्यार करता है और वो कितना मजबूर है वैदेही को अपने से दूर जाने ही ना दे। ये वक्त प्रीतम के लिए बहुत ज्यादा कठिन हो गया था। अब वो अपने आप पर से कंट्रोल खो बैठा था। उसे सिर्फ अपनी आंखों के सामने वैदेही दिखाई दे रही थी। वो वैदेही को अब किसी भी हाल में अपने से दूर जाने नहीं देना चाहता था। वहीं शिवेश का ध्यान उस मोर पंख पर ही था। शिवेश उस मोर पंख के द्वारा बहुत कुछ जानना चाहता था। सबसे पहले तो वो मितांश के बारे में जानना चाहता था, लेकिन वैदेही के सामने मितांश का नाम नहीं ले सकता था। अगर वैदेही के सामने वो मितांश का नाम लेता तो वैदेही के मन में भी बहुत सारे सवाल आते और मितांश सच में अगर गलत है और वो मोर पंख सच बता देता तो वैदेही को बहुत तकलीफ पहुंचती, उसका दिल टूट जाता। वो अपने छोटे भाई से भी बहुत प्यार करती थी और अब उसने और महारानी रुक्मणी ने इस बात को मान लिया था कि उनका बेटा और उसका भाई एक अच्छा इंसान है। वो परिवार के साथ खुशी से रहना चाहता है। परिवार के लिए वो सब कुछ कर सकता है जो एक परिवार के बेटे को करना चाहिए। लेकिन वो मोरपंख कितना ढीठ था कि शिवेश की बात बिल्कुल ही नहीं सुन रहा था। उसे वैदेही के लिए रखा गया था और वो सिर्फ वैदेही के लिए ही काम करना जानता था। शिवेश उसे देखकर बस यही समझने की कोशिश कर रहा था कि कैसे उसे अपने कंट्रोल मिले, कि कैसे उससे अपनी बात मनवाए। लेकिन वो पंख शिवेश की कहाँ सुनने वाला था। वो मनमौजी था। वो जानता था कि वो किसके लिए वहाँ पर है। वो अपने मालिक को अच्छे से पहचानता था। उसे सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना आता था और वो अपना काम बखूबी कर रहा था। शिवेश खुद को समझा नहीं पा रहा था। उसने एक बार फिर कोशिश करते हुए वैदेही से कहा, अगर ऐसी बात है तो अपने पंख से पूछकर बताओ कि राज्य की ये हालत क्यों हो रखी है, किसकी वजह से राज्य की ये हालत है। हमारी सारी मेहनत इस तरह किसने खराब की? कौन है जो छुपकर वार कर रहा है? कौन है जो हमारे कामों को बिगाड़ रहा है? वैदेही गुस्से में शिवेश को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई थोड़े समय के लिए भी शांत नहीं रहा। उसने फिर से अपनी बात को दोहराते हुए कहा, भाई ये मोरपंख इतनी आसानी से सब कुछ नहीं बताता। ये मुझसे अकेले में ही बात करता है। हाँ, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि जल्दी से आपके सवालों का जवाब इससे ले पाऊं। वैदेही ने जैसे ही ये कहा, शिवेश इतना तो समझ गया था कि वैदेही ने उसे माफ कर दिया और वैदेही अब उससे नाराज नहीं है। वैसे भी वैदेही उससे ज्यादा देर नाराज रह भी नहीं सकती थी। जब से वो 16वीं सदी में आया था वो सबसे ज्यादा करीब वैदेही के ही था। त्रिशा के अलावा अगर 16वीं सदी में कोई उसे समझ सकता था, उस पर यकीन करता था, तो वो थी वैदेही। जिस पेड़ के पास वो तीनों बातें कर रहे थे वहाँ उन्हें किसी के होने की हलचल सुनाई देती है। हलचल सुनते ही प्रीतम अपनी तलवार तुरंत निकाल लेता है। प्रीतम ने तलवार निकाली, वैसे ही शिवेश ने अपने हाथ में राइफल ले ली। वैदेही भी तुरंत ही अलर्ट हो गई थी। उन तीनों को इस तरह से अलर्ट होता देखकर सैनिक भी उनकी तरफ बढ़ गए। सैनिकों ने भी उन लोगों को घेर लिया था। कुछ देर तक वहाँ फिर किसी और की कोई आवाज नहीं आई, लेकिन वो तीनों इस बात से कंफर्म थे कि उस वक्त वहाँ पर उन तीनों के अलावा भी कोई था जो उनकी बातें सुन रहा था। कौन हो सकता है जो उन तीनों की उस जंगल में बातें सुन रहा था? शिवेश ने सैनिकों को तो पहले ही अपने से दूर कर दिया था। क्या असर होगा अगर उन तीनों के बीच की बातें बाहर की दुनिया के किसी और व्यक्ति को पता चल जाए? एक छोटी सी गलती क्या सजा दे सकती है? जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा फौजी। लगभग 2 घंटे तक जंगल में खोजबीन करने के बाद वैदेही, प्रीतम और शिवेश महल को लौट गए थे। महल में लौटने के बाद प्रीतम, वैदेही और शिवेश बिना एक दूसरे से कुछ बात किए अपने अपने कमरे में चले गए। पूरी रात प्रीतम इस असमंजस में रहा कि उसे क्या करना चाहिए। वैदेही उसे माफ करेगी या नहीं? अपने प्यार की तरफ उसे कदम बढ़ाना चाहिए या नहीं? क्या सही है, क्या गलत है? खुद को कैसे संभाले, खुद के दिल को कैसे समझाए? ये सब बातों में वो उलझा हुआ था। वहीं दूसरी ओर वैदेही ये सोच सोच के परेशान थी कि प्रीतम अब क्या करेगा। क्या प्रीतम उसे अपने से दूर कर देगा, उसे भुला देगा, या खुद उससे दूर चला जाएगा? वहीं शिवेश पूरी रात ये सोचकर परेशान था कि उस जंगल में उन तीनों के अलावा और कौन था, किसने उन तीनों की सारी बातें सुनी। शिवेश को डर नहीं था, उसको फिक्र थी वैदेही की, क्योंकि उस वक्त उन तीनों ने वैदेही और प्रीतम के रिश्ते के बारे में बात की थी। और अगर किसी ऐसे इंसान को वैदेही और प्रीतम के रिश्ते के बारे में पता चल जाए जो इस बात का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है, तो ये वैदेही के लिए सबसे बुरा हो सकता था। और महारानी रुक्मणी को प्रीतम के बारे में पता चलेगा तो वो वैदेही को कभी माफ नहीं करेगी। ये बात शिवेश बहुत अच्छे से जानता था। रात बीत चुकी थी। सुबह की पहली किरण ने दस्तक दे दी थी। शिवेश बहुत ही गहरी नींद में सोया था। क्योंकि उसकी नींद अभी अभी लगी थी, तभी उसके कमरे में कुछ हलचल सी होती है। किसी की उबासी लेने की आवाज आती है। शिवेश को लगता है कि उसके कमरे में टुक टुक नेवला है और वो अधिकतर रहता भी वहीं था। तब शिवेश गुस्से में कहता है, टुक टुक, तुम शांति से सो नहीं सकते क्या? और आज इतने वक्त बाद मुझे इतनी गहरी नींद लगी है और तुम हो कि? इतना कहने के बाद शिवेश करवट लेकर फिर से सो जाता है। 5 मिनट बाद फिर से उसे कुछ आवाज आती है, जैसे कोई उसकी टेबल पर रखे हुए जग से पानी पी रहा हो। शिवेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो जैसे ही उठकर देखता है तो कमरे में कोई उसे दिखाई नहीं देता। जहाँ टुक टुक नेवला सोया करता था, शिवेश उस जगह पर देखता है तो आज वहाँ पर टुक टुक था ही नहीं। कभी कभी वो जंगल चला जाता था। उसका शिवेश के साथ रहने का मकसद जंगल वासियों के लिए शिवेश पर नजर रखना था। शिवेश ने उन लोगों से वादा किया था कि वो उन्हें उनकी दुनिया में वापस पहुंचा देगा, और टुक टुक उसके कमरे में रहकर उसको उसी का वादा बार बार याद दिलाता था।
शिवेश को टुकटुक का उसके कमरे में सोना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आज जब टुकटुक उसके कमरे में नहीं था तो शिवेश उसे ना पाकर बहुत परेशान हो जाता है। वो खिड़की से बाहर देखता है तो हल्का हल्का उजाला हो चुका था। वो तलवारबाजी के अभ्यास के लिए जाने के लिए तैयार होने लगता है। तभी उसे फिर से किसी के गुनगुनाने की आवाज आती है, एक अजीब सा गाना जो शिवेश ने पहले कभी नहीं सुना था। तब शिवेश इधर उधर देखकर कहता है, कौन हो तुम? हेलो हेलो, क्या कोई मेरे कमरे में है? क्या कोई मुझसे कुछ कहना चाहता है? इतना कहने के बाद शिवेश बिल्कुल खामोशी से आवाज सुनने की कोशिश करता है। उसे लग रहा था कि जो कोई भी उसके कमरे में है वो बाहर निकलकर जरूर आएगा, लेकिन 5 से 10 मिनट हो चुके थे, किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया और ना ही फिर से कोई हलचल हुई। शिवेश को लगा कि शायद उसका कोई भ्रम होगा। हो सकता है कि बाहर सैनिक टहल रहे हो और उनकी आवाज से उसे लगा हो कि उसके कमरे में ही कोई है। अपने आप को ये सब समझाते हुए वो फिर से धोती पहनने लगा। अब कमरे से बाहर जाने के लिए जैसे ही उसने तलवार उठाई तभी उसे फिर से आवाज सुनाई देती है, महाराज शिवांश, आप कहाँ जा रहे हैं? शिवेश बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे दिखाई कोई नहीं दे रहा था। आवाज भी ये त्रिशा की नहीं थी तो फिर कौन था? तब शिवेश अपने हाथ में पहने हुए बैंड की ओर देखकर कहता है, त्रिशा त्रिशा, क्या तुम यहीं कहीं हो? इतना कहकर शिवेश कांच के टुकड़े में त्रिशा को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे त्रिशा उस कमरे में दिखाई नहीं देती है। शिवेश जानता था कि रात के वक्त अधिकतर त्रिशा अपने कमरे में ही सोया करती थी, जो राजकुमारी निधि का कमरा हुआ करता था। राजकुमारी निधि अभी महल में उपस्थित नहीं थी और त्रिशा ने उसी के कमरे को अपना कमरा बनाकर रखा हुआ था। वहां त्रिशा की कोई आवाज नहीं आती। हालांकि शिवेश पहले ही समझ गया था कि त्रिशा तो नहीं थी, क्योंकि उसे उसकी आवाज आई थी। वो त्रिशा की आवाज हो ही नहीं सकती, लेकिन कहीं ना कहीं शिवेश को ऐसा भी लग रहा था कि हो सकता है त्रिशा उससे कोई मजाक कर रही हो। ये सोचकर वो एक बार फिर अपने बैंड को अपने मुंह के पास ले जाकर कहता है, देखो त्रिशा, अगर तुम्हारा ये कोई मजाक है तो मत करो, सुबह सुबह नहीं, प्लीज। कुछ देर खामोश होकर शिवेश बहुत ही शांति से फिर से सुनने लगता है कि आखिर उसके कमरे में क्या हलचल हो रही थी। तब वो इधर उधर देखने लगता है। अब फिर से उसे कोई आवाज सुनाई नहीं देती, इसलिए वो कमरे के बाहर जैसे ही जाने के लिए खड़ा होता है तभी उसे एक बहुत भारी सी आवाज सुनाई देती है, महाराज शिवांश की जय हो, महाराज शिवांश की जय हो। ये आवाज सुनते ही शिवेश के कदम एकदम से रुक जाते हैं। वो फिर से अपने पूरे कमरे में देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता। तब उसकी नजर अपने कमरे में रखे संदूक में से निकले हुए चांदी के जग पर जाती है। वो जग अपनी जगह से खिसककर टेबल के कॉर्नर पर आ गया था। शिवेश को अच्छे से याद था कि वो जग उसने टेबल के बीचों बीच रखा था। शिवेश को लग रहा था जैसे वो चांदी का जग चल रहा हो। शिवेश उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है, उसे अपने हाथ में लेकर पूरी तरह से देखता है तो वो बिल्कुल खाली था, जैसे पहले था वैसा ही था। शिवेश उसे वापस अपनी जगह पर रख देता है। वो पलट के जाने लगता है, कमरे के दरवाजे पर पहुंचता है। तभी उसे कुछ हलचल फिर से सुनाई देती है। वो जैसे ही पलट के चांदी के जग की तरफ देखता है तो वो फिर से टेबल के कॉर्नर पर आ गया था। शिवेश की आंखें खुली की खुली रह गई थी। शिवेश को समझ में नहीं आ रहा था कि उस चांदी के जग में आखिर ऐसा क्या था जो वो चलने लगा था। पिछले इतने दिनों में उस चांदी के जग में कोई भी हलचल नहीं हुई थी। ये बहुत अजीब था। शिवेश फिर से उस चांदी के जग के पास जाकर खड़ा होता है, उसे अपने हाथ में उठाता है, उसे पूरी तरह से घुमा फिरा कर देखता है। अभी भी उसमें कोई आवाज नहीं आ रही थी। अब शिवेश बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया था, उसे गुस्सा आने लगा था। गुस्से में वो तेज आवाज में कहता है, आखिर हो कौन तुम और क्या चाहते हो? क्या नाटक है? और अगर ये कोई मजाक है तो ये समझ लो कि मजाक करने वाला चाहे जो हो, मैं माफ नहीं करूंगा। इतना कहकर शिवेश जोर से उस चांदी के जग को टेबल पर पटकता है और तेज कदमों से कमरे के बाहर जाने लगता है। दरवाजे के बाहर पहुंचते ही उसे आवाज सुनाई देती है, हेलो, ये तो नाराज हो गए। कैसे अजीब अजीब से लोग हैं दुनिया में, जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाते हैं। शिवेश को ये आवाज बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दी थी। उसने फिर से धीरे से एक कदम पीछे लेकर कमरे के अंदर झांक कर देखा। कमरे के अंदर उसे अभी भी कोई नजर नहीं आया। शिवेश ने अपने कान में एक उंगली डालकर धीरे से हिलाते हुए खुद से ही कहा, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या मेरे कान बज रहे हैं? क्या सच में मैंने किसी को बात करते हुए सुना? शिवेश ने इतना ही कहा कि तभी उसे फिर से आवाज सुनाई देती है, हाँ जी महाराज, इतना परेशान मत होइए, मैं बात कर रहा हूँ, एक बार मेरी तरफ देखिए तो सही। अब आप अंदर आ जाइए, थोड़ी गुफ्तगू और कर लेते हैं। ये सुनते ही शिवेश तुरंत कमरे के अंदर आ गया, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। शिवेश चारों दिशाओं में देखकर कहता है, गुफ्तगू तो तभी की जाएगी ना जब तुम सामने आओगे। आखिर तुम हो कौन और क्या चाहते हो? तब फिर से उसे एक मोटी सी आवाज सुनाई देती है, महाराज, मैं आपके सामने ही हूँ, बस आप मुझे देखना नहीं चाहते। शिवेश जैसे ही इधर उधर देखता है तब आवाज आती है, अरे महाराज, इधर उधर देखकर इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? अपनी टेबल पर रखे चांदी के जग को देखो, मैं ही तो आपसे बात कर रहा हूँ। ये सुनते ही शिवेश हैरान हो जाता है। शिवेश हैरानी से उस चांदी के जग को देखता रहता है। तब फिर से उसे आवाज सुनाई देती है, अरे अरे महाराज, ऐसे देखोगे तो मैं शर्मा जाऊंगा। शिवेश के तो होश ही उड़ गए थे। जिस चांदी के जग को वो लोग मामूली समझ रहे थे उसमें से आवाज आ रही थी। वो चांदी का जग बोल सकता था। तब शिवेश ने उस चांदी के जग को हाथ में उठाया और फिर से उसको ऊपर से नीचे तक देखा। उसका ढक्कन खोल के देखा तो उसमें कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था। शिवेश को यकीन नहीं हो रहा था कि वो चांदी का जग ही बात कर रहा है। शिवेश फिर से जग को टेबल पर रख देता है। तभी उसमें से कुछ वाइब्रेशंस की आवाज आती है। एक धुएं की रिंग बनते हुए बाहर निकलती है, जैसे बादलों की रिंग बनी हो। धीरे धीरे वो रिंग निकलकर एक अलग ही शेप ले लेती है, एक अजीब से इंसान का। बादलों से बनी इंसान की आकृति जिसके पांव नहीं थे, सिर्फ कमर तक ही वो दिखाई दे रहा था।
हालांकि उसके हाथ, आंख, नाक, मुंह बिल्कुल इंसानों की तरह दिखाई दे रहे थे। सफेद रंग का बादल, जैसे हम कई बार आसमान में बादलों को देखकर इमेजिनेशन करते हैं, वैसा ही कुछ था। यहाँ तक कि उसके बाल भी नहीं थे। उसका सर पूरी तरह से टकला दिखाई दे रहा था। उसे देखकर शिवेश के होश उड़ गए थे। अभी तक 16वीं सदी में शिवेश ने बहुत ही अजीब सी दुनिया देखी थी, अजीब अजीब सी चीजें। और आज एक बादल जो दोनों हाथ बांधे उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है महाराज, क्या आप मुझे देखकर डर गए? शिवेश कुछ नहीं कहता, अपना एक कदम पीछे ले लेता है। तब वो बादल शिवेश से कहता है, अरे महाराज, डरने जैसी कोई बात नहीं है। मैं तो आपकी सेवा में ही हाजिर हूँ, आपके काम का आदमी हूँ मैं। यकीन रखिए, मेरे होते हुए आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। शिवेश के मुंह से उसे देखकर सबसे पहले एक ही शब्द निकलता है, कौन? आखिर तुम कौन हो? तब वो बादल शिवेश के चारों ओर घूमते हुए शिवेश के सामने आकर खड़ा होता है। हवा में उड़ते हुए वो अपने हाथ बांधकर शिवेश की आंखों में देखकर कहता है, मैं अजूबा हूँ, अजूबा नाम है मेरा। सालों से सोया हुआ था। आप लोगों ने मुझे जगाने में इतनी देर कर दी कि मुझे लगा कि मैं दुनियादारी ही भूल जाऊंगा। शिवेश उसका नाम खुद रिपीट करता है, अजूबा, तुम अजूबा हो? तब वो बादल की तरह दिखने वाला अजूबा कहता है, हाँ, अजूबा नाम है मेरा। क्यों महाराज शिवांश, आपको मेरा नाम पसंद नहीं आया क्या? शिवेश अपनी एक उंगली से अपने सिर को खुजलाते हुए कहता है, सुबह सुबह झूठ कहना अच्छी बात नहीं है। सच कहूं तो मुझे तुम्हारा नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया। अजूबा, अजूबा भला किसका नाम हो सकता है? तब अजूबा खुद कहता है, मेरा, और किसका? मेरा नाम है और मुझे अपने नाम से बहुत प्यार है। अगर कोई मेरे नाम का मजाक उड़ाए तो मैं गुस्सा हो सकता हूँ और मेरी नाराजगी को झेलना किसी के भी बस की बात नहीं है। तब शिवेश थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो बताओ, तुम क्या कर सकते हो? मुझे तो तुम्हारा नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी पागल या फिर किसी अजीब इंसान का नाम हो, अजूबा। इतना कहकर शिवेश जोर जोर से हंसने लगता है। धुएं से बनी आकृति क्या रंग दिखाएगी? कौन है ये अजूबा और क्यों आया है? कैसे उसने चांदी के जग से जन्म लिया और क्या कर सकता है वो? जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा फौजी।